हो गया। आज का प्रश्न है, दो ध्रुवीयता की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है या नहीं है? प्रासंगिकता का अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए कि प्रासंगिकता जो शब्द है ना, ये प्रासंगिकता शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? किसकी प्रासंगिकता की बात हो रही है? गुटनिरपेक्ष, है ना जी? गुट निरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की बात हो रही है। किसकी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब नहीं समझ रहे हैं? प्रासंगिकता का मतलब आप समझ लीजिए, प्रासंगिकता का मतलब जरूरत। क्या? जरूरत। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी जरूरत है या नहीं? आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं आवश्यकता। क्या? आवश्यकता, है ना जी? कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है या नहीं है? समझ रहे हैं? तीसरे आप शब्दों में कह सकते हैं इसका क्या? औचित्य। क्या इसका कोई औचित्य है? मतलब इसकी कोई औचित्य रह गया है कि भैया अब खत्म हो गया? जैसे बहुत सारे ऐसे नियम कानून विधि होता है ना भाई, कि यार ढेर पुरान हो गया है, छोड़ो अब इसको रिजेक्ट करो, इसके स्थान पर कुछ दूसरा चीज को लेकर के आओ। होता है ना ऐसा? कपड़ा बदल देते हैं तो उसका औचित्य नहीं रह जाता, उसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाता है। घर में उसमें पोछा उछा लगाना शुरू कर देती हो, गाड़ी उड़ी लोग साफ करना शुरू कर देते हैं, हड़िया डेकची लोग पकड़ना शुरू कर देता है, उसकी प्रासंगिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। होती है ना? लेकिन वही घर के कोई बूढ़ बुजुर्ग आदमी देखे, ये केती बेसलल छोड़े पिंधू होल है, अभी ना पिनते जड़वा में अभी जे तोनी दली एकरा पोछा बना काते बढ़िया एकदम तोनी काते ओरियार ही, मतलब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। समझ रहा जी? मतलब इसकी प्रासंगिकता क्या हो गई? खत्म हो गई। तो उसी प्रकार से जब भारत में कहते हैं, जब दो ध्रुवीय शक्ति का जब अंत हो गया, दो ध्रुवीय शक्ति का अंत कब हुआ? सन 1945 ईस्वी, जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, दुनिया दो खेमे में बट जाती है ना जी? दुनिया दो खेमे में बट जाती है। कब? शीत युद्ध के दौरान। कितने खेमे में? दो खेमे में बट जाता है दुनिया। एक खेमा कहलाता है क्या? अमेरिका। एक खेमा कहलाता है अमेरिका, और दूसरा खेमा कहलाता है, दूसरा गुट कहलाता है सोवियत संघ। ये सोवियत संघ कहलाता है ना जी? सोवियत संघ कहलाता है। कब? शीत युद्ध के दौरान। और भारत इसके बीच में टुकुर टुकुर देख रहा था कि लड़ ले बेटा तो नहीं बढ़िया से, है ना जी? यहां पर ये भारत जो है ना, भारत क्या कर रहा था? यहां पर टुकुर टुकुर देख रहा था। ये दोनों एकदम मर फेटाफेटी कर रहा है। सोवियत संघवा भी फेटाफेटी कर रहा है और अमेरिका भी फेटाफेटी खूब कर रहा है। ठीक है? और भारत जो है सो टुकुर टुकुर खाली देख रहा है कि खूब लड़ ले, पंचायत करने के लिए आएंगे ही, हमारा मतलब नहीं हो, लड़ तो नहीं, खूब लड़। अब भारत न यक्कर साथे था, न यक्कर साथे था, मतलब भारत के साथ अन्य भी बहुत सारे देश थे। भारत ने सबको फुसला लिया, कह रहे वो लोग बरियार आदमी है रे, हमने कमजोर है, थोड़ा एक साथ हम लोग ये धीरे अलगे गल बहिया बना करके रहने, कहलू सबके सड़न के साथ भिड़ न जाएगा भैया, कोई जरूरी नहीं सड़न के साथ भिड़ना, एका लाठी लग जी तो बस चल जी में, इलाज के खर्च वो न देता। ये सब सोच करके भारत और भारत के साथ अन्य बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं? कौन सी नीति को अपना लिया? गुटनिरपेक्ष नीति का। हम ककरो साथे नहीं है भैया, तोनी लड़, तोनी के पास पैसा, तोनी के पास धन दौलत हो, तोनी लड़ मर गड़ो, हमरा मतलब नहीं हो। किसकी नीति थी? ये भारत की नीति थी। मतलब भारत ना सोवियत गुट के साथ शामिल हुआ और नहीं भारत अमेरिका गुट के साथ शामिल हुआ, किसी गुट के साथ शामिल होवे नहीं किया। कहने का मतलब सोवियत संघ का भी अपना एक सैनिक गुट था, वार्सा संधि किया था इसने, और अमेरिका का भी एक सैनिक गुट था, कौन? नाटो, जो अभी भी है, नाम है नाटो, लेकिन है उसका हाथ बहुत दूर तक भैया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है अमेरिका का नाटो। बताएंगे इसमें आगे, प्रश्न को बताएंगे, आगे चैप्टर में बताएंगे इसके बारे में है।
बहुत शक्तिशाली संगठन है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने ये अपनाया, ये जो है ना ये यही अपनाया, ना हम सास के तरफ रहेंगे ना हम ससुर के तरफ रहेंगे, हम अलगे हड़िया चढ़ा लेंगे। ये अलगे हड़िया चढ़ा लिए, बैगरा गया ये, और इसके साथ ढेर सारा लोग भी था, समझ रहा जी। ये तो गुट निरपेक्ष हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या जानते हो, भारत ने इस गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाया कि एकर साथे जाएंगे तो एकर साथे अगर जाएंगे तो एकर मुंह फूलेगा, एकर साथे जाएंगे तो एकर मुंह फूलेगा। एकरस बढ़िया भैया हम केकरो मुंह फुलाना नहीं चाहते, हम अलगे थलगे रहेंगे, अलग हम रहेंगे। भारत की ये नीति थी और उस वक्त जरूरी भी था, क्या ना, उस वक्त जरूरी भी था। तो भारत ने इस चीज को अपनाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ये छोटा सोवियत संघवाद जब सब 1991 ईस्वी में जब तितर बितर हो गया, ये क्या हो गया, तितर बितर हो गया, छिटा गया, एकदम छितरा गया। 1991 ईस्वी में सोवियत संघवाद पूरी तरह से एकदम छिटा गया। एक साथ जितना भी सारा देश था, एकदम ना छोट बड़ जितना भी सारा देश था, सब लोगों ने मुंह फुला लिया कि नहीं अब हम अलगे दुबार काटेंगे। वो बोल रहा है हम अलगे दुबार काटेंगे, तब तक वो बोल रहा है हम अलगे दुबार काटेंगे। तो इससे क्या हो गया, सोवियत संघ अकेला पड़ गया। इसका मतलब ये एक जो एकदम पावरफुल जो शक्ति थी, ये क्या हो गया, खत्म हो गया ना, पूरी तरह से बिखर गया। एकजुट था तो क्या हो गया, विभाजन हो गया, खत्म हो गया। इसकी पावर नहीं रहा कि इसको हम रोक सकें। सो अब प्रश्न ये उठता है कि जब दो ध्रुवीय शक्ति खत्म हो गया, मतलब सोवियत संघवाद जब खत्म हो गया, तो एक ध्रुवीय शक्ति अमेरिका में बचल है। जब एक ध्रुवीय शक्ति अमेरिका बचल है तो क्या भारत को अभी भी मुंह फुला के बैठना चाहिए क्या? भारत को अभी भी अलग थलग रखना चाहिए क्या? भारत को अभी भी गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत रहना चाहिए क्या? सवाल यही है कि जब दो ध्रुवीय शक्ति का जब अंत हो गया है तो भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति को जो अपनाया है, इसका अभी जरूरी है, इसका अभी औचित्य है, इसका अभी कोई आवश्यकता है या नहीं? सवाल यही था, समझ रहा है? पक्का? और सांगो, दिल मांगो मोर। आइए आपको हम बताते हैं कि दो ध्रुवीय शक्ति की समाप्ति हो जाने के बाद भारत ने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया, गुटनिरपेक्षता की जो नीति को जो अपनाया, ये गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए और गुटनिरपेक्ष नीति के जितने भी सारे सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्य देशों के लिए आज के दौर में, आज के वर्तमान परिस्थिति में क्या जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको पक्ष और विपक्ष, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, जरूरी भी नहीं भी जरूरी भी, हम आपको अब एक एक करके बताने जा रहे हैं। किसका प्रासंगिकता, किसकी प्रासंगिकता? गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है ना जी, प्रासंगिकता। चलिए इस प्रासंगिकता के बारे में आपको सबसे पहले मैं पक्ष के बारे में इसकी मैं बता रहा हूं। पक्ष में तर्क है ना जी। पक्ष में तर्क का मतलब इसमें हम ये बताएंगे कि नहीं, इसमें हम ये बताएंगे कि जरूरी है, भारत के लिए गुटनिरपेक्ष नीति आज भी जरूरी है। ये पक्ष में इस बात को हम बताएंगे कि भारत के लिए गुटनिरपेक्ष नीति जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारे देश आज भी इसके साथ शामिल है, समझ रहे जी। क्या सिर्फ भारतीय के लिए जरूरत है कि अन्य देशों के लिए भी जरूरत है? तो यहां पर देख रहे हैं कि हम पक्ष में आप लोगों को सबसे पहले बताने के लिए जा रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति का पक्ष क्या है आज के परिदेश, आज के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात आज के वर्तमान परिस्थिति में ये जरूरी है गुटनिरपेक्ष भारत के लिए और इनके अन्य सदस्य देशों के लिए या नहीं है। तो पहले हाँ में हम जवाब को हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पहले हाँ में आपको मैं जवाब देता हूं, समझ रहे हैं जी बात को? पहले हाँ में हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए इसमें तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया मतलब समझते हैं जी? बट तीसरी दुनिया का मतलब अमेरिका बताए हैं, अभी नहीं बताए थे जी पिछले वीडियो में। तीसरी दुनिया का मतलब दुनिया का वे सारे देश जो गरीब है,
जो विकासशील है, जो बीमारू है, समझ रहे हैं, उसको तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहिए, तीसरी दुनिया के देश का मतलब यह हो गया कि वे सारे देश जो ना अमेरिका के गुट में शामिल था और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल था। तो भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, सब कमजोर कमजोर देश को सब एकदम क्या, एकदम लूल लंगर देश को सब साथ में लेकर के गुटनिरपेक्ष नीति को, आंदोलन को चलाया था भारत ने। सब सड़हन तो सब एकदम पावरफुल जो था वो तो सोवियत संघ और अमेरिका के साथ में तो है ये था, लेकिन जो ननकू, रजाक, पप्पू, लूल लंगर जितना भी सारा जो देश था, गरीब, भूखा, नंगा, फकीर जितना भी सारा देश था, सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ ने चलाया था। तो तीसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश का मतलब समझ गया कि तीसरी दुनिया के देश जो क्या, तीसरी दुनिया का मतलब क्या हो रहा है, जो गरीब है, क्या गरीब, जो बीमारू है, कौन बीमारू, जो बीमारू है, जो विकासशील है, कौन विकासशील, जो विकासशील देश है, इन सबों को क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया का देश। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन सा देश शामिल आया था, तीसरी दुनिया के देश के लोग शामिल आया था। मतलब कि वे सारे देश ना सोवियत संघ के साथ था, ना ही अमेरिका के साथ में था, तो आ गया केकर साथ थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में आ गया, जिसका नेतृत्व किसने किया, भारत ने किया था। बात समझ रहे हैं। तीसरी दुनिया के देश जो विकासशील या बीमारू या तो गरीब देश हैं, इन सबों के लिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, समझ रहे हैं जी बात को, पहला पॉइंट समझ में आ गए, तीसरी दुनिया के देश। दूसरा हम ये आपको बताने जा रहे हैं, ये तीसरी दुनिया के देश इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यहां पर देखिए कि इसके पक्ष में कि जो देश जो गरीब है, जो बीमारू है, जो विकासशील है, अपना ये किसी तरह से भैया अपना जीवन गुजर बसर करेगा, काहे किसी को नजदीक में जाएगा, काहे किसी के दबाव में आएगा। हाँ, गरीब है तो हम अपने घर में गरीब है ना जी, तो किसी के दबाव में नहीं आएगा, तो वो स्वतंत्र रहेगा तब ना, किसी भी महाशक्ति के अधीन नहीं रहेगा तब ना ऐसा हो सकेगा, वो स्वतंत्र रह सकेगा। इसी के स्टेप के लिए मैं आगे स्टेप में आपके बता रहा हूं, जो भारत जो है ना, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति समझिए, भारत के लिए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या कह सकते हैं, आज भी प्रासंगिक है। देखो आज के डेट में जो भारत जो अपने जो विदेश नीति को जो अपना रही है ना, अपना फॉरेन पॉलिसी को जो बना रही है ना, दुनिया के किसी भी देश के दबाव में आकर के नहीं बना रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है। हमारे कहने से भारत अपनी विदेश नीति पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, सबको जानता है, दुनिया के हर एक देश जानता है कि वो हमेशा से किसी भी गुट में शामिल नहीं रहा है, न किसी की आलोचना किया है, वो एक बिल्कुल एकदम एक स्वतंत्र देश रहा है। तो भारत अभी जो विदेश नीति को जो अपना रहा है, भारत की अभी की जो विदेश नीति है ना, बहुत ही स्ट्रांग विदेश नीति है, बहुत ही स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी को भारत अभी बनाया। इसके पहले जितने भी जो सरकारें आई है, अभी भारत की विदेश नीति जितनी स्ट्रांग है ना, उतना पिछले कभी भी भारत की विदेश नीति इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी। तो भारत इतनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सफल कैसे हो पा रहा है, क्योंकि भारत शुरुआत से अपनी एक स्टैंड को क्लियर रखा है कि हम किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं हैं। ये दुनिया जानता है कि भारत जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध चल रहा था, तो भारत ने सिर्फ शांति और अहिंसा का संदेश दिया था, अर्थात शांति बरतने की संदेश दिया था। युद्ध कभी किसी देश के ऊपर भारत ने थोपा नहीं है और भारत कभी युद्ध का समर्थन किया भी नहीं है। इसलिए भारत अभी अपनी विदेश नीति को स्वतंत्रता पूर्वक लागू करता है। समझ रहे हैं बात को? और इसलिए लागू कर पाता है, क्यों? क्योंकि भारत किसी के पक्ष में नहीं। ये पक्ष में मैं तर्क को बता रहा हूं। समझ रहे जी? नींद आ रही है ना? ना, जिसको नींद आ रही है तो वो भांग खा सकते हैं। तीसरा तर्क इसलिए हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी शक्तियों से, पूंजीवादी
शक्तियों से। सोवियत संघ, अमेरिका, सब पूंजीवादी देश है भैया, सबके पास बहुत ज्यादा पैसा था उस वक्त, धन दौलत था, अमीर था। अगर ये छोटे छोटे देश, बीमारू देश, तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत अगर रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वह पूंजीवादी शक्तियों से क्या होगा, वह बच सकेगा। उसके ऊपर, गरीब देशों को ऊपर वे बड़े बड़े शक्तियां अपनी मर्जी को, अपनी पॉलिसी को और अपनी नीतियों को वो जबरदस्ती थोप नहीं सकेगा। क्यों नहीं सकेगा? क्योंकि वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या है, सदस्य है। वह गुटनिरपेक्ष नीति का वह क्या करता है, पालन करता है। इसलिए उसके ऊपर कोई भी बड़ी शक्तियां उसको अपने अंडर नहीं ले सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक नीति है। इन तीनों पॉइंट से पता चल रहा है ना कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी भारत के लिए भी और गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों के लिए भी जरूरी है कि नहीं। इसका मतलब अभी तक यह साबित हो रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए और उसके सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक है कि नहीं है। बोलो जोर से, प्रासंगिक है कि नहीं, मतलब जरूरी है अभी, आवश्यक है अभी, इसका औचित्य है अभी, इसकी प्रासंगिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई। ये तीन तर्क से हमने आपको बताया। अब यहां पर मैं तीसरा चौथा एक तर्क मैं आपको बता रहा हूं। चौथा तर्क में मैं आपको बताऊं कि विश्व शांति, क्या विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति, सुरक्षा और सुरक्षा, सहयोग, सहयोग में गुटनिरपेक्ष बहुत ही अभी भी प्रासंगिक है। दुनिया जानती है कि भारत दुनिया के एकमात्र देश है जो विश्व शांति की कामना करता है। वसुदेव कुटुंबकम, है ना जी। एक छोटा भी अगर धार्मिक अनुष्ठान अगर अपने घरों में करते हैं तो पंडित जी नारा लगवाते हैं, हम लोगों से बोलवाते हैं, प्राणियों में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं कि पूरे विश्व की कल्याण की बात करता होगा, सिर्फ अपने देश और अपने समाज की कल्याण की वह बात करता है। लेकिन भारत विश्व कल्याण की बात को करता है। जब भी दो महाशक्तियां जब जब अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि जब कोई भी दो देश आपस में जब भिड़ जाता है, 2 साल पहले रूस और यूक्रेन में भिड़ल है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उधर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, लगभग 1 साल से उधर भी चल रहा है। अन्य दुनिया के सारे देश युद्ध को बढ़ावा देता है। हाँ जाने, लड़ो ना, फोड़ो ना, हम दे रहे हैं ना, हम बम पिस्तौल देंगे। छोटा अमेरिका जो है, यूक्रेन अभी तक रूस के साथ क्या अभी तक वो टिक पाता है? छोटा सा देश, यह तिचुकी देश है, छोटा, वो टिक पाता। लेकिन अमेरिका उसको सहयोग कर रहा है कि नहीं, लड़ो ना, हम है ना पीछे, लड़ो, हम देंगे जितने भी सारे जो बम बारूद पिस्तौल, जितना भी एकदम एटम बम, जितना भी सारा चीज सब हम देंगे, जाओ फोड़ो फोड़ो फोड़ो। भारत इन सारी नीतियों को कभी नहीं अपनाया है। भारत दुनिया के किसी भी देश को यह कभी समर्थन नहीं दिया, ना बौद्धिक समर्थन दिया, ना आर्थिक समर्थन दिया है, किसी भी प्रकार का, ना राजनीतिक समर्थन, किसी भी प्रकार से भारत कभी भी ऐसा समर्थन नहीं करता है कि तुम उस देश के ऊपर आक्रमण करो। अर्थात भारत हमेशा विश्व शांति की कामना करता है, विश्व शांति की कल्पना करता है, विश्व शांति, पूरे विश्व की सुरक्षा की बात करता है, पूरा विश्व एक दूसरे के साथ सहयोग में रहे, वसुदेव कुटुंबकम की नीति के पर भारत चलता है। इसलिए दुनिया के कोई भी देश जब आपस में जब भिड़ता है ना, तो भारत को शांति करने के लिए ना भारत को ही आमंत्रित करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूक्रेन अभी अगर धरती पर अगर श्वास ले रहा है, अगर वह जीवित है, तो भारत की वजह से, नहीं तो रूस कब को ही उसको धुआं कर दिया रहता, समाप्त कर दिया रहता उसको। भारत ने अभी तक उसको बचा करके रखा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध को रोक सकता है, शांति स्थापित कर सकता है तो भारत ही शांति स्थापित कर सकता है, कोई नहीं शांति स्थापित कर सकता है। क्यों? शांति, सुरक्षा और सहयोग भारत की नस्ल में है, भारत की नस्ल में है, दुनिया जानती है। इसलिए
कहीं पर भी शांति स्थापित करने की जब बात होती है ना, तो सबसे पहले भारत उसकी अगुवाई करता है। भारत दुनिया के हर एक देशों को वह शांत कर सकता है। 1950 से 1953 के बीच में शीत युद्ध के दौरान जब कोरियाई युद्ध जब चल रहा था, कोरियाई युद्ध, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो भागों में 38वीं समानांतर रेखा की वजह से जब विभक्त हो गया, दो देश जब बन गया, तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन गया था? भारत का ही सैनिक गया था। और दोनों देशों की सैनिकों को, युद्ध बंदियों का आदान प्रदान करने में भारत ने ही भूमिका निभाया था। उस वक्त से भारत में शांति, सुरक्षा और सहयोग के डीएनए है, तो दुनिया जानती है। वह इसलिए भारत इसलिए अगुवाई कर पाता है क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत का पालन किया है हमेशा, कि हम युद्ध कभी किसी के ऊपर थोपना ना चाहते हैं, ना युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन यह भी बात है, भारत की आज की विदेश नीति बदल गई है। अगर आंख दिखाओगे ना तो आंख कोड़ देंगे, बस इतना ही करते हैं। आंख दिखाओगे तो कोड़ देंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहले ऐसा होता था, बम पटक दिया चल दिया, कुछ नहीं। अभी बताएंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है कि नहीं, इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, हो जाने दो, समझना चाहिए। उसके बाद विश्व शांति। अब यहां पर एक चीज और मैं चर्चा करता हूं। यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक क्या है? यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत अभी भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, अर्थात तो अस्थायी सदस्य है भारत सुरक्षा परिषद का। तो अगर भारत सुरक्षा परिषद में, क्या सुरक्षा परिषद में अगर भारत अस्थायी सदस्यता अगर चाहता है, तो गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सारे सदस्य देश हैं, तो भारत का सहयोग कर सकता है ना। जितने भी सारे भारत का समर्थन कर सकता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन एक भी बात मैं कह रहा हूं, अभी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। छठा अस्थायी सदस्य जब भी होगा, सुरक्षा परिषद में भारत का छठा अस्थायी सदस्य जब भी होगा, तो वह भारत ही होगा। और दुनिया की ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं, दुनिया की ऐसी कोई दूसरा देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद में छठा अस्थायी सदस्यता को ग्रहण करेगा। अरे सुरक्षा परिषद में तो भारत की अस्थायी सदस्यता तो कब कहीं मिल गई रहती, लेकिन ये चौटा जो हम लोगों का जो बगल का जो पड़ोसी देश ड्रैगनवा जो चैनवा है ना, यही चौटा टांग अड़ाता है। लेकिन जब भी बनेगा ना, तो भारत ही छठा सदस्य बनेगा, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। इन तमाम तर्क के माध्यम से आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है। समझ रहे जी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है कि नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि विपक्ष के बारे में। अब इसमें बताएंगे विपक्ष के बारे में कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है। इसके विपक्ष के बारे में बताते हैं। चलिए इसके विपक्ष के बारे में बताते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि भारत में वर्तमान क्या है कि वर्तमान में क्या है कि भारत जिस तेज गति से विकास कर रहा है, जितना तेज गति से विकास कर रहा है, कौन? भारत। अब जैसे मान लेते हैं, कल कहीं मैं एक आंकड़ा को बताता हूं, जैसे भारत की जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, क्या हो रहा है जी? भारत की जो मानव विकास सूचकांक है, ये 193वें स्थान पर था। ये कल की मैं डाटा को मैं बता रहा हूं। भारत 133वें स्थान पर आ गया है। मतलब भारत विकास कर रहा है। मानव विकास सूचकांक में भी भारत का स्थान एकदम उछाल ले रहा है, मतलब भारत विकास कर रहा है। भारत में लगातार गरीबी घट रही है। क्या? लगातार गरीबी घट रही है। समझ रहे जी? भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। कितना? भारत पूरी दुनिया का केवल सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भैया भारत विकास कर रहा है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने की क्या जरूरत है? ऐसा भी हो सकता है ना। जब तक कमजोर थे तब तक हम अलगे थलगे पड़ल रहते थे, लेकिन अब मजबूती के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारी धाक जम रही है। 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की बुलंदियों पर हम चढ़ जाएंगे, तो फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उचित रह गया है? यह भी कह सकते हो विपक्ष में। बात तार्किक लगता है कि नहीं? जब तक कमजोर थे तब तक थे, लेकिन अब जब तेज गति से विकास कर रहे हैं, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या जरूरत रह गई है? तार्किक है कि नहीं बात?
दूसरा विपक्ष में मैं दूसरा तर्क मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये भी लोग कहते हैं कि सन 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, है ना जी। भारत और चीन के साथ 2002 में मुंबई में, कहां पर, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसको 26/11 की हमला कहते हैं, 26/11 की हमला कहते हैं। जब 1962 ईस्वी में भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक कोई भी देश में साथ नहीं दिया था भारत का। तो काहे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ऐसा ठीक प्रतीत हो रहा है। 2002 में मुंबई में जो 26/11 का जो आतंकवादी जो हमला हुआ, इसमें भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सारे जो सदस्य देश हैं, किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया। तो काहे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन रखने की जरूरत है भैया? टाइट फीस। तर्क सही है कि नहीं, सो बताओ। तर्क सही है ना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आपको जरूरत ही नहीं रह गया, समझ रहे जी। अब मैं तीसरे चीज को मैं बता रहा हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना जो हुई थी, उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए, और किस चीज को समाप्त करने के लिए? साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए, साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए, और क्या चीज? नक्सलवाद को समाप्त कर। तो ये सारा चीज सब खत्म हो गया है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है क्या? ले, ये भी तर्क सही लग रहा है। हम विपक्ष में तर्क को बता रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ही किया गया था उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ही इसलिए थे साम्राज्यवाद की विस्तार की नीति को समाप्त करने के लिए, नक्सलवाद की नीति को समाप्त करने के लिए। जब ये सारे चीज अभी अब समाप्ति की ओर है, तो फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उचित रह गया, क्या प्रासंगिकता रह गया? आप इस भी बात को कह सकते हैं, समझ रहे जी। चौथा मैं तर्क मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि बताएंगे आगे। परमाणु अप्रसार संधि क्या है, लेकिन फिलहाल अभी आप इतने ही समझ लीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करबे नहीं किया, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया कि आप परमाणु आइए हस्ताक्षर कर दीजिए कि आज के दिन से अब दुनिया का कोई भी देश क्या करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। आप भी हस्ताक्षर कर दिए, तो भारत ने पहले ही ठेंगा दिखा दिया कि जब तू बना रहा था छोटा तो दुनिया को खतरा नहीं था, जब हम बनाएंगे तो खतरा। तो भारत ने ठेंगा दिखा दिया कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और तो गुटनिरपेक्ष देश के लोगों ने भी हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई प्रासंगिकता, कोई जरूरत, को औचित्य अब तो बचबे नहीं किया है। अब इन सारे तर्क से यही प्रतीत होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अब कोई तर्क हो ही नहीं है, क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि से क्या हो गया, अलग हो गया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में हमने पक्ष में भी मैंने कई सारे तर्क को बताया और विपक्ष के भी तर्क को मैंने बताया। आप जब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता की जब बात लिखोगे जब परीक्षा में ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 12th क्लास और ग्रेजुएशन क्लास के लिए। जब भी आप इसकी प्रासंगिकता को लिखोगे ना, तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में आपको लिखना बेहद जरूरी है। आप सिर्फ पक्ष के बारे में लिख देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं एकदम बिल्कुल प्रासंगिकता है, लेकिन जब वहीं पर विपक्ष की जब चर्चा करने लगेगा तो लगेगा कि नहीं अब इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे जी? धन्यवाद। ठीक है।